बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से बात करने वाले हैं भारत की जलवायु। हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत की जलवायु। अक्सर सवाल बनते हैं और चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जेपी कोई भी पीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी अन्य जितने भी प्रतियोगिताएं की परीक्षाएं होती हैं उनमें ये काफ़ी महत्व है, इसलिए इसको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग बिना देर किए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो भारत की जलवायु है उसमें सबसे पहले बात करते हैं। जलवायु से पहले हमें पढ़ना होगा मौसम। मौसम जो होता है वो वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। यानी मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि दिन में हमें कभी कभी देख लेते हैं कि एक ही दिन में 2 या 3 मौसम हो जाता है। कभी देखते हैं कि बादल, कभी पानी आ जाता है, कभी तेज धूप निकल आती है। तो यानी कि हम देखते कभी क्लाउडी दिखता है, कभी सनी दिखता है। तो इस तरह के हम लोग जो देखते हैं डे बाई डे जो चेंज होता है उसे हम लोग मौसम कहते हैं। परंतु जो जलवायु होता है वो काफ़ी लंबे समय में बदलता है। तो किसी एक यानी किसी क्षेत्र में लगातार अगर 30 से लेकर 50 साल तक उसके अगर मौसम में कहीं ना कहीं अगर नज़र हम बनाए रखते हैं तो हमें उस क्षेत्र का जलवायु का पता लग जाता है। ये मौसम और जलवायु के बीच में जो मुख्य अंतर है वो हम इस तरह से देख पाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे जो जलवायु का जो निर्धारण इसमें निर्धारण होता है। उसके बाद हम लोग मानसून के बारे में पढ़ेंगे। मानसून के बारे में हम लोग आगे जाएंगे। पहले हम लोग जलवायु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मानसून का आरंभ कैसे होता है, मानसून विच्छेद, ऐसे ये सब जो चीज़ है वो आप कहीं ना कहीं इसमें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो इसका जो निर्धारण होता है, भारत की जो जलवायु है उसका निर्धारण मुख्य रूप से इसका जो तापमान है, जल है और वायु से है। इसका निर्धारण ये 3 मुख्य तत्व हैं। तापमान हमें सूर्य से मिल जाता है और जल जो है महासागर जो है, हम लोग को पता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो 3 ओर से कहीं ना कहीं पानी से घिरा हुआ है और वायु हमें वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। मानसून की खोज सबसे पहले हिप्पल्स नामक भूगोलवेत्ता ने की थी। ये आप जान के रखें। जलवायु को जो नियंत्रित करती है वो मुख्य रूप से 6 इसके कारक हैं। पहला हो गया अक्षांश, उसके बाद हो गया ऊंचाई, यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई है, समुद्र से दूरी, इसका जो पवन तंत्र है, उच्चावच और महासागरीय धाराएं, ये मुख्य कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अक्षांश। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिस कारण देश का आधा भाग उत्तर में जो उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भाग जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। इस तरह भारत में दोनों ही जलवायु मौजूद है। यही अगर हम देख लें, अगर हम लोग हिमालय के उस पार अगर हम देख लेते हैं, यानी कि भारत के एकदम उत्तरी भाग में हम देखेंगे तो रूस है, चाइना है, वहाँ पर इस तरह का मौसम नहीं है। वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है और उस अत्यधिक ठंड को रोकने के पीछे हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से। ऊंचाई के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हिमालय पर्वत मध्य एशिया से, रूस और चीन से आने वाली अति सर्द हवा को रोक देती है। साथ ही तटीय क्षेत्र में ऊंचा होने के कारण जो वर्षा के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है। यानी कि भारत का हमारा जो स्थलाकृति बना हुआ है, स्थलाकृति जो है हमारा जलवायु को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। उसके बाद हम देखेंगे वायुदाब और पवन। भारत का जो वायुदाब और पवन तंत्र है वो अद्वितीय है। यानी शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब और ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब बन जाता है। और ये हिमालय का जो पर्वत है वो कहीं ना कहीं वायुदाब को कंट्रोल करने में और पवन तंत्र को कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। इसके अलावा एक होता है कॉरियोलिस बल, जो कहीं ना कहीं हवा से जुड़ा हुआ चीज है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न आभासी बल, जिससे पवन ने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, जिसे हम लोग फेरल का नियम भी कहते हैं। एक है पवन से जुड़ा हुआ चीज जेट धारा। क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पश्चिमी हवा, जिसकी गति 110 किलोमीटर तक होती है और सर्दी में यही हवा 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ये जेट धारा भी कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। जल स्थल का अगर हम वितरण देखें तो दक्षिणी भाग 3 ओर से जल से घिरी हुई है और हमें पता है कि जल जो है वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडा होती है। इस विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। यही कारण है कि समुद्री तट में लंबी तटीय रेखा के कारण यहाँ पर अक्सर समकारी जलवायु पाई जाती है।
क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो जल होता है वो ना ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ना ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, जिस कारण वहाँ पर एक जैसा मौसम देखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण है मानसून। भारतीय जलवायु को मानसूनी पवन से काफी प्रभावित होती है, इसीलिए अरबवासी व्यापारी जो है इसको पवन तंत्र को मानसून का नाम दिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानसून का जो प्रक्रिया है। मानसून के प्रक्रिया में हम देखेंगे स्थल तथा जल के क्रमशः ठंडा और गर्म होने के विभेदी प्रक्रिया के कारण स्थल भाग निम्न दाब और समुद्री भाग उच्च दाब में होता है। जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग उच्च दाब में होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। भारतीय मानसून 1 जून को केरल से शुरू होकर लगभग पूरे भारत में मध्य सितंबर तक रहता है। कभी सामान्य तो कभी अति बारिश, जिसे मानसून प्रस्फोटन कहा जाता है, जून जुलाई में दक्षिण से उत्तर की ओर और दिसंबर जनवरी में उत्तर से दक्षिण की ओर करके पूरे देश में बारिश कराती है। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं प्रमुख जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम देखेंगे भारत के प्रमुख मौसम या फिर ऋतु, तो प्रमुख रूप से ग्रीष्मकालीन ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से आते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। जो अरब सागरीय मानसून, इसको दो भाग में बांटा गया, एक अरब सागरीय मानसून, एक है बंगाल की खाड़ी मानसून। अरब सागरीय मानसून जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण से आने वाले स्थायी पवन को अरब सागरीय मानसून कहते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी जो है वो भूमध्य रेखा को पार करके भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में जो प्रवेश करती है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है। शरद ऋतु मानसून जो होता है उसे हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं, यानी मध्य सितंबर से लेकर नवंबर तक सूर्य की स्थिति इस समय दक्षिणायन हो जाती है और तापमान की कमी हो जाती है। ये शरद ऋतु मानसून होता है। शीत ऋतु मानसून नवंबर के पश्चात उत्तर भारत में पर्वतीय भागों में विक्षोभ से बर्षण और हिमपात होता है, जिसे शीत ऋतु मानसून कहा जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख तथ्य जो हमें मानसून से जुड़े हुए चीजों को बताती है वो हमें जान लेना आवश्यक है। जैसे येलो सावर यानी कि मैंगो सावर, ये मालाबार तट में होता है। चेरी ब्लॉसम यानी फूलों की वर्षा, ये कोंकण तट में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। अधिकतम वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वहां पर अधिकतम वर्षा होती है। जाड़ा में वर्षा कहाँ होती है, तो नार्वेस्टर, उसको उड़ीसा में उसको नार्वेस्टर कहते हैं। शीत मरुस्थल ट्रांस हिमालय को कहते हैं। और सर्वाधिक वर्षा का जो राज्य है वो हिमालय है। हिमालय हिमालय नहीं, सॉरी, मेघालय है। मेघालय का मौसिनराम और चेरापूंजी, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। कुछ और जो टर्म्स हैं, काल बैसाखी, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए एक अच्छी पवनें अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। लू लू जो होता है उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। ये कहीं ना कहीं कुछ टर्म है जो हमें जानना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मानसून के बारे में कुछ टर्म। मानसून का जो आरंभ है 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड जो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यूनदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। तब निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है और इन दशाओं में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन को दक्षिणी पूर्वी सतमार्ग पवन के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। यह पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी दशांतर के बीच पार करती है। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थिति से परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर में और पश्चिमी जेट प्रवाह के स्थिति में प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से घिसकते ही दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट के प्रवाह को भारत में मानसून प्रस्फोटन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून में विच्छेद दक्षिण पश्चिम मानसून काल
में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये मानसून विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि किस तरह से हमारे देश में मानसून, जलवायु, प्रमुख रूप से कुछ कारक और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने। उम्मीद करता हूँ आपको जलवायु के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हुई होगी। और अगर चैनल में नया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें।